हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। अब हम जीव विज्ञान का पार्ट टू लेके आ रहे हैं। इसमें बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम वो उसका पार्ट टू सीरीज दूसरा हम लेके आ रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक करेंगे। ओके, और हमारा 11th क्वेश्चन है कि पादप कली है। ठीक है, प्लांट बड क्या है? तो प्लांट बड क्या है? एक एक भ्रूणीय टहनी है। प्लांट बड क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, सूट है ये। कली को हम लोग बड बोलते हैं। तो बड क्या है? प्लांट बड क्या है? एक एम्ब्रियोनिक सूट है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करेंगे तो बड क्या है? तो बड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सूट। और यही बड क्या होता है? बाद में फ्लावर, लीफ और सूट में डेवलप हो जाता है। अगर इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछेगा फ्लावर बड क्या है, तो फ्लावर बड क्या है? ये मॉडिफाइड लिप्स है। क्या है ये? मॉडिफाइड लिप्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेलोफाइट्स कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि हेलोफाइट्स का, तो हेलोफाइट्स का जिसे इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मैंग्रोव। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो क्या बताइए, माने कि वो ऐसा प्लांट है दैट ग्रोज इन सॉइल ऑफ हाई सेलिनिटी। इसी को हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लवण मिरोदुभिद भी कहते हैं। अगर हम इसी में ऑप्शन की बात करेंगे, जीरोफाइट्स क्या है? नाम से ही है जीरो। जीरो मतलब बहुत कम लिक्विड, लिटिल लिक्विड, या ऐसे कह सकते हैं कि डेजर्ट में उगने वाला। ठीक है, रेगिस्तान में उगने वाला जो हो, या बर्फ। बर्फ भले वो पानी का रूप है लेकिन उसमें पानी तो नहीं होता है ना। माने कि ऐसा प्लांट जो जहाँ पे बहुत कम लिक्विड हो, बहुत कम पानी हो, जैसे डेजर्ट हो गया, बर्फ हो गया, स्नो कवर्ड रीजन हो गया। ठीक है, वहाँ जो उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो गया कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ठीक है, और इस जीरोफाइटिक प्लांट का फीचर्स क्या होता है? इसका डीप रूट होता है। डीप रूट्स क्यों होता है? क्योंकि पानी की खोज में इसकी जो जड़ें होती है बहुत ही गहरा तक चली जाती है। ठीक है, पानी की खोज में। और इसका जो पत्ती होता है वो वैक्सी होता है। कैसा होता है? मोम के जैसा होता है। कांटेदार भी होता है, थॉर्नी होता है। और कांटेदार कांटेदार लीफ होने से क्या फायदा है कि जो पानी का जो लॉस है, लॉस ऑफ वाटर कम हो सके। इसलिए जीरोफाइट्स प्लांट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, हाइड्रोफाइट्स। नाम से ही हाइड्रो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एवेंडेंट वाटर में जो उगता है, जो पानी के अंदर ही उगता है। ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे हो गया जलकुंभी, एग्जाम्पल हो गया हाइड्रीला। ठीक है, लोटस, कमल। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? इसका फीचर्स क्या? इसमें ओपन स्टोमाटा होते हैं। इसमें क्या होते हैं? क्योंकि जब पानी के अंदर होगा तो उसको आराम से ऑक्सीजन को ले सके, इसमें ओपन स्टोमाटा होता है। इसमें एयर सेक्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह होता है ना, जैसे हम लोग लाइफ जैकेट पहन के हम लोग पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से एक एयर सेक होता है। किसमें? हाइड्रोफाइट के प्लांट का करेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, और एक ऑप्शन है आपको सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब होता है गद्देदार। ठीक है, और ये गद्देदार क्या है? ये जो जीरोफाइट्स के प्लांट हैं उसी उसी पौधे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, गद्देदार होते हैं क्योंकि ये वाटर को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कैक्टस। कैक्टस क्या होते हैं? गद्देदार होते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन वाइज की हम बात कर ली। एक होता है कि मेजोफाइट्स। मेजोफाइट्स क्या होता है? ये जो मॉडरेट क्लाइमेट में जो उगता है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा पानी, ना कम पानी, मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं क्या होते हैं? मेजोफाइट्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी। तो ईईजी किसके लिए? ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए इसका निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो इंसोफिल, नाम है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स को नापता है ब्रेन के अंदर जो। तो ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है उसको निगरानी करता है। ओके, इसी में एक हम बात करेंगे क्या, क्योंकि ईसीजी, ये तो ईईजी था, ये ईसीजी।
इसका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईकेजी भी इसी को बोलते हैं, ईसीजी या ईकेजी। ठीक है, ये क्या होता है, हार्ट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, दिल के लिए, हार्ट के लिए होता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है लीवर, लीवर के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 14 करें कि मांसपेशियों के उपचार में किस किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, कौन सा रेडिएशन है जो मांसपेशियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड। इसी को अवरक्त किरण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवरक्त किरण भी बोलते हैं। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस हैं ये किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये है ना वेव से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, माने यूज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकिरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम उसका उपयोग करने की, उसका उपयोग के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बारी बारी से। अगर गामा रे की बात करेंगे, ठीक है, गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन का यूज किसके लिए होता है, रेडियोथेरेपी में होता है। मतलब कैंसरस सेल, जो कैंसर के सेल को होता है ना, कैंसर को सेल को मारने में इसका यूज किया जाता है। तो गामा रे का यूज किस में किया जाता है, तो रेडियो थेरेपी में। एक्सरे, तो एक्सरे तो मेडिकल साइंस में होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री में भी, मैंने किसी का भी उसका जो पिक्चर लेने में, एक्सरे करने में एक्सरे का यूज किया जाता है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, कोई भी चीज़ को अस्टरलाइज करने में, निष्क्रिय करने में, अगर कोई भी चीज़ें हैं, और ये है ना आर्टिफिशियली विटामिन डी को, ठीक है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में क्या होता है, बॉडी के अंदर अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें इंफ्रारेड, जिसको सेकाई भी बोलते हैं, सेकाई मतलब हीटिंग, ठीक है ना, तो वही हो गया, अभी जस्ट हम बात की इंफ्रारेड की बात। ठीक है, और इंफ्रारेड का और याद रखिएगा, नाइट विजन कैमरा में, इंफ्रारेड का नाइट विजन कैमरा में भी इस रे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट विजन कैमरा में भी इंफ्रारेड। तो मांसपेशियों के दर्द के उपचार में भी, सिकाई मतलब हीटिंग में, नाइट विजन कैमरा में, ठीक है, और टीवी रिमोट कंट्रोल में भी क्या है, इंफ्रारेड रे का यूज किया जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में भी किसका, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या है, शॉर्ट वेव रेडियो वेव, एक होता है लॉन्ग वेव रेडियो वेव। तो लॉन्ग रेडियो वेव और शॉर्ट रेडियो वेव दोनों है ना टीवी में होता है, टीवी और टेलीविजन में, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में होता है। तो अगर हम शॉर्ट शॉर्ट रेडियो वेव की बात करें तो वो रडार में भी होता है। किसमें होता है, वो रडार में भी। शॉर्ट, जहाँ शॉर्ट की बात करेंगे तो शॉर्ट रेडियो वेव चाहे लॉन्ग रेडियो वेव, दोनों की जो रेडियो और टेलीविजन में होता है, ठीक है, उसके ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में होता है। लेकिन अब हम शॉर्ट की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो शॉर्ट का किसमें होता है, रडार में होता है। किसमें होता है, रडार। एक होता है माइक्रोवेव है जिसपे खाना बनता है ना, उसमें भी शॉर्ट रेडियो वेव का ओवन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, और लॉन्ग रेडियो वेव में हम देख ही लिए, रेडियो और टेलीविजन में सिग्नल के ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट, जीवों में अत्यधिक विविधता माने मैक्सिमम डाइवर्सिटी का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर का उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को म्यूटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जीन में परिवर्तन होता है। ठीक है, जेनेटिक जीन के अंदर चेंज होता है ना, तो और उसी के कारण क्या होता है कि बहुत प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, एक स्पीसीज के अंदर भी डाइवर्सिटी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज सेम स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी होता है, और डिफरेंट स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी होता है। किस कारण, उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और ये उत्परिवर्तन में अगर हम पढ़ेंगे तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी कौन दिया था, डार्विन दिया था। बाद में इसके थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, तो इसी को नियो डार्विनिज्म कहा गया या नव डार्विनवाद कहा गया। ठीक है, नियो डार्विनवाद कहा गया या नव डार्विनवाद कहा गया। ओके, और जब नियो डार्विनवाद की बात करेंगे तो डार्विनिज्म की बात करेंगे तो इसके अंदर डाइवर्सिटी, कोई डाइवर्सिटी होना चाहिए, फिर वही म्यूटेशन जो कि उत्परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, फिर नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो इन सभी के कारण क्या होगा, उसमें विविधता पाई जाएगी। तो इसमें ऑप्शन में क्या है कि सबसे क्लोज ऑप्शन क्या है आपका, सबसे आपका क्लोज ऑप्शन क्या है, म्यूटेशन है। ओके, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कह रहा है क्या कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है। मेंडल के
अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पे आधारित है। किस पे है ये? लैंगिक जनन पे आधारित है। ठीक है। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर ये पूछेंगे कि किस प्लांट का यूज किया था हाइब्रिड करने के लिए, ये पी प्लांट, मटर के पौधे का यूज किया था। किस पौधे का यूज किया था? मटर के प्लांट का यूज किया था। और अगर एक और पूछ दे तो ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, तो इसी को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, पी प्लांट का यूज किया था और ऑस्ट्रेलिया के थे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? इसका फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब हम ऑप्शन वाइज की बात कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन है क्या कि जेम्स वाटसन एवं क्रिक, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, डीएनए क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और इसी के लिए ठीक है, अब ग्रेगर मेंडल के बारे में हम देख लेते हैं। तो ग्रेगर मेंडल के बारे में जस्ट हम देखें, इसी को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये मटर के प्लांट का यूज किया था। और जो अनुवांशिकी का सिद्धांत है, तो ये किस किस पे आधारित है? ग्रेगर मेंडल का जो नियम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आधारित है। ठीक है, लैंगिक जनन पे आधारित है। ठीक है, ओके। एक ऑप्शन है जोहानसन। तो जोहानसन क्या है? तो जोहानसन जीन शब्द को दिया था, जीईएनई, जीन। ठीक है, तो जोहानसन किस शब्द को दिया था? जीन शब्द को दिया था। और अगर हम बात करेंगे क्या कि जेनेटिक शब्द कौन कौन दिया था, तो विलियम वाटसन ने दिया था। जेनेटिक शब्द को कौन दिया था? विलियम वाटसन ने दिया था। जीन शब्द को जोहानसन ने दिया था। ओके, अब अगला ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना इंडियन अमेरिकन, ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने पहली बार आर्टिफिशियली डीएनए का सिंथेसिस किया था, प्रयोगशाला के अंदर डीएनए का सिंथेसिस किया था। और इसी के लिए इसको मेडिसिन का नोबेल प्राइज कब मिला था? 1968 ईस्वी में। मेडिसिन का नोबेल प्राइज 1968 में क्यों मिला था? क्योंकि ये प्रयोगशाला के अंदर पहली बार डीएनए का आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि, कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीएनए। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि आनुवांशिक लक्षण। ठीक है ना, तो अगर हम आनुवांशिक लक्षण की बात करेंगे तो किस पे आधारित होता है? डीएनए। डीएनए का काम ही, डीएनए इज यूज टू कैरी आउट द जेनेटिक एक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव कोशिकाओं में अगर आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण होता है तो वो डीएनए करता है। कौन करता है? वो डीएनए करता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। और आरएनए क्या होता है? आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। तो आरएनए का निर्माण किससे होता है? वो डीएनए से ही होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन के क्रिएशन में हेल्प करता है। प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन? आरएनए हेल्प करता है। तो डीएनए आनुवांशिकी के नियंत्रण में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। अब हम एक पहला ऑप्शन ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं कि इंजाइम। तो इंजाइम क्या है? तो इंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं, इसको जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इसको बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक, और मेनली रूप से ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, किस ग्लैंड से निकलता है? बहिर्स्रावी ग्रंथ से निकलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो है एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स हैं। क्या है वो? केमिकल मैसेंजर्स हैं। वो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये इसी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स आता है, आदमी का मूड, आदमी के अंदर रिप्रोडक्शन, ये सभी जो एक्टिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, ये सभी हार्मोन के द्वारा ही कैरी आउट होते हैं। हार्मोन जो वो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। हार्मोन कहाँ, किस ग्लैंड से निकलती है? इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19।
कह रहे हैं क्या कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होती है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है वो? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। ओके? तो अगर ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाए और फ्यूचर यूज के लिए वही ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है और मसल में स्टोर होता है। ओके? और जब ज़रूरत होता है तो वही ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है? एक सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। ओके? ठीक है। अब इसी में एक हम बात कर लेते हैं क्या कि प्रोटीन। तो एक याद रखिए प्रोटीन से कि प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर और मरास्मस होता है। क्वाशियोरकर और मरास्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ओके? एक और वसा से याद रखिएगा फैट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वसा का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो फैट कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ओके? ठीक। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है तो लगभग कितना होता है? 70% पानी होता है। तो मानव शरीर में कितना होता है? लगभग 70% पानी होता है। ओके? ठीक है। अगर हम बताते हैं ब्लड, एक क्वेश्चन और पूछा था कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है? तो उसमें लगभग 90% पानी होता है। ठीक है? ठीक है? हम अपने डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।